इतना बड़ा गांव में जहाँ पर दीपेंद्र होते हैं जो राम आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीर है दीपेंद्र होता ऊपर से निकलते हुए आप लोग देख सकते हैं दाबड़ा गांव से सीधी तस्वीरें हैं। ठीक है चलेंगे एक काम करो अभी बनाने के लिए नीचे बुलाया गया है आप लोग देख सकते हैं। शांति से आगे को सुना करो आप लोग देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर पगड़ी पहनाकर लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया जा रहा है दीपेंद्र का। आप लोग देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें दाबड़ा गांव से। बहुत ही ज्यादा भीड़ होने के कारण आप लोग देख सकते हैं धक्का मुक्की बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर, तो हम इसलिए थोड़े पीछे ही खड़े रहकर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वरना नीचे गिरा दिए जाएंगे गाँव के नीचे। तो आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें दाबड़ा गाँव से। अब बस के ऊपर चढ़कर अपना भाषण स्टार्ट करेंगे दीपेंद्र हुड्डा व राम निवास घोडेला। आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें दाबड़ा गांव से। सम्मानित किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। साथ में राम निवास घोडेला जी भी साथ में है और उनको भी पगड़ी पहना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। सम्मानित करते हैं। जो भी अपना बाइक पे है 2 मिनट में अब आपके बीच में
अभी सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा हमारे बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी का भाई इसको अब हमारे भाई रामनिवास घोड़ेला जी आपके बीच में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। रामनिवास घोड़ेला जी। कांग्रेस पार्टी हमारे सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, चौधरी उदयवान, करोड़ों युवा दिलों की धड़कन रोहतक से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, बहुत ही सम्मान के योग हमारे लोकप्रिय सांसद भावी मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और भाई तेजवीर पुनिया जी, भाई सुभाष मलिक जी, भाई नरेश चांगड़ा जी, भाई विजेंद्र हुड्डा जी, गायत्री जी, गौरव संपत सिंह जी, सभी डाबड़े गांव के आए हुए सभी सम्मानित मेरे पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी भाई मातृ शक्ति, आप सबको पता है कि 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव के अंदर भाई दीपेंद्र जी ने और हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी की बहुत ही दया से आपके भाई और आपके बेटे को टिकट दी है। तो देखो आज वोटों की अपील करने के लिए हमारे सांसद जी आपके बीच में आए हैं। एक दिन तो पहले आए थे देखो पिछपड़ी गांव में और आज दोबारा फिर आ गए, तो आपकी मदद करने के लिए आए हैं। मैं तो भाई दीपेंद्र जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। भाई देखो इतनी मेहनत भाई दीपेंद्र जी किसके लिए कर रहे हैं? हम सब के लिए कर रहे हैं। आपकी डिमांड थी कि भाई दीपेंद्र जी हमारे बीच में आए, तो हमने रिक्वेस्ट करी, भाई साहब ने कहा, एमपी साहब ने बोले डाबड़ा गांव में, लाडवा गांव में और सातरोड़ कला में जरूर जाऊंगा कि विशेष प्यार है। हाँ तो देखो मैं तो धन्यवाद ही कर सकता हूँ भाई एमपी साहब का, बाकी सारी बात एमपी साहब बताएंगे जी। और जो आपने थोड़े से समय में और फिक्स टाइम पा गए एमपी साहब, 5 बजे का टाइम हमने दिया और 5 का आप आगे थी। हम तो सोचे कहते भीड़ नहीं होगी काम की। ये बड़ा अच्छा काम है जी। इन्होंने सबने, सूर्यदीप सरपंच है, इंदर सिंह एक सरपंच है, रणधीर सिंह एक सरपंच है और सभी गांव के सम्मानित साथियों ने जी बार बार मैं यहाँ पर आया हूँ, इन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया है। बताओ डाबड़े गांव से कैसा रहेगा बताओ। देखो आपकी जो मेहनत थी, आपकी मेहनत और आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की मेहनत, चौधरी उदयवान जी की मेहनत, इन्हीं मेहनत के कारण जो माहौल बना पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसमें से एक बरवाड़ा और उसमें से डाबड़ा गांव थी। हम तो आपका शुक्रगुजार हैं जी। तो 24 घंटे जो पब्लिक से मिलते हो और भीड़े मिलते हो, हर आदमी कहता है कि भाई दीपेंद्र तो बहुत शरीफ है। और देखो शराफत के नंबर बाद में जुड़े जी, आपके 100 के 100 नंबर जुड़ रहे जी। पूरा हरियाणा प्रदेश आपकी तरफ देख रहे हैं, यही बात है नहीं? दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सर आप हमारे बीच में हमारे आपके सुख दुख के साथी, हमारे संघर्ष के एक साथी जिन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर, जिन्होंने संघर्ष में, हर संघर्ष में जिन्होंने साथ दिया और जिनको बड़े आशीर्वाद के साथ आप हुड्डा साहब के साथ चंडीगढ़ भेजने की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथी रामनिवास घोड़ेला जी और हमारे भाई सुभाष जी, हमारे बीच में हमारे भाई विजेंद्र हुड्डा जी, हमारे भाई गौरव संपत जी, भाई तेजवीर पुनिया जी, हमारे भाई नरेश चांगड़ा जी। ये तो नरेश जी अभी बीजेपी छोड़ के चेयरमैन साहब ने ज्वाइन करी,
चेयरमैन थे नरेश जी और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, गायत्री देवी जी, हाँ महिला मोर्चा की महामंत्री थी गायत्री जी, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी इन्होंने भी ज्वाइन करी। और हमारे आज सबसे पहले तो भाई 5 बजे का टाइम था, मैं 5 बजे ही लैंडिंग हो गई थी हमारी, तो भाई समय बिल्कुल समय पे आने की माफी मांगते हैं क्योंकि जो है ये रीति हो गई बिना कुछ के भी लेट आते हैं। और आपने इतना स्वागत किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आ गई कि नहीं आ गई आपके पास? किसकी सरकार बन रही है? बन रही है, सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया हरियाणा? आज हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, आज हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो मैंने तो आ रही है का नारा ही नहीं बोला, लगा से अंदर से आवाज आई, अंदर से सबके आवाज आई। तो आपने देखा क्योंकि बीजेपी ने बड़ा नुकसान किया हरियाणा प्रदेश का, आपको पता है। जो हरियाणा प्रदेश विकास का, खुशहाली का प्रतीक हमारा प्रदेश था, आज 10 साल की बीजेपी के बाद, सरकार के बाद वो हरियाणा बन गया देश में बेरोजगारी में नंबर 1। ये बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड है। आज हरियाणा प्रदेश बन गया देश में नशे में नंबर 1, 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद। हरियाणा बन गया अपराध में, क्राइम रेट में देश में नंबर 1, सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा नशा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई का पहाड़ टूट गया, गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया, गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी सरकार ने। 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, मकान की स्कीम थी, राशन डिपो पे दाल, चीनी और तेल हमारे समय मिला करते थे, सारी स्कीम गरीब आदमी की बंद कर दी सरकार ने, कोई राहत दी नहीं। बड़े उद्योगपति घरानों के हिसाब से सरकार चली, आपने देखा लगातार बड़े उद्योगपति घरानों के इशारे पे सरकार चल रही है और गरीब और किसान की पूरी तरह अनदेखी सरकार में हुई। पूरे देश ने ये देखा, यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को भी तोड़ने का काम, बार बार संविधान पे ही को भी चोट मारने का काम बीजेपी पार्टी ने किया और नारा भी दे दिया लोकसभा चुनाव में 400 पार कि बाबा साहब के संविधान को तोड़ो। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ के संविधान को बचाने का काम किया, वो भी देखा आपने। और जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, हरियाणा प्रदेश में तो ये ऐसी सरकार साबित हुई, पूरे प्रदेश का आपका ऐसा भट्टा बिठाया इस सरकार ने, जनता को पूरी तरीके से नजरअंदाज। 1 मिनट भाई, अच्छा अभी इनके बात करें, अब इसके बाद मिला तो अपना जो मेरे दोस्त सचिन पायलट का फोन था, इसके बाद मिला लेंगे। तो अपना जनता को कितनी बुरी तरह नजरअंदाज किया इन्होंने, आपने देखा। हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली ये सरकार, हर वर्ग को उलझाने वाली सरकार। किसी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, किसी को उलझा दिया फैमिली आईडी में, किसी को उलझा दिया पहचान पत्र में, किसी को उलझा दिया पोर्टल में, कोई फसल पोर्टल, ब्यौरा पोर्टल, कोई किसी को क्या का पोर्टल, कोई किसी चीज का पोर्टल, उलझा दिया। अपने कागज ठीक करे जाओ, कराए जाओ, अफसरों के चक्कर काटे जाओ। और नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में और सीटी में। ऐसी सरकार पूरे देश में दूसरी नहीं मिलेगी, जहां सरकारी नौकरियों को इतने बड़े स्तर पर या तो समाप्त कर दिया गया, 2 लाख सरकारी पद समाप्त, और या 1.5 लाख बच्चों को कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कच्ची भर्ती के माध्यम से उनको उनका शोषण किया जा रहा है। 1.5 लाख बच्चों का आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आज ये एक ऐसी सरकार निकली, युवाओं को उलझा दिया, हरियाणा के हर नागरिक को उलझा दिया और हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली ये सरकार साबित हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार से अछूता, इतनी नजरअंदाज कर दिया हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा। मगर लोकतंत्र में हर वर्ग को सड़क पे आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर वर्ग सड़क पे भी आया और हर वर्ग की बराबरी और बेकदरी भी हुई। आपने देखा कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, उन पे कितनी बार लाठीचार्ज हुआ कोई गिनती नहीं रही। सरपंच भी आपने जिताए थे, सरपंच भी नए ताजे सिंगर के गए चंडीगढ़ तो सरपंचों को का भी अच्छा स्वागत कराया।
इस सरकार ने चुने हुए प्रतिनिधि थे, मान सम्मान देना चाहिए था। आपने देखा नौजवानों ने एचपीएससी के दफ्तर में 1.5 करोड़ की बरामदगी हो गई, जब एक के बाद एक भर्ती घोटाले और एक के बाद एक पेपर लीक घोटाले आए और एचपीएससी के दफ्तर में 1.5 करोड़ की बरामदगी। नौजवान गए एचपीएससी के दफ्तर का घेराव करने, उन पे लाठीचार्ज, और किसान तो 1 साल तक बैठा रहा। 1 साल तक देश का किसान आंदोलन में अपनी मंडी व्यवस्था को बचाने के लिए 1 साल तक बैठा रहा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। पूछा तक नहीं, दिल्ली तक नहीं जाने दिया, पूछा तक नहीं। 750 शब्द धरनों से वापिस आए। यहां तक आपके प्रति सरकार के दिल में भेदभाव इस देश के किसान के प्रति था कि सरकार ने बैन लगा दिया कि बीजेपी का कोई आदमी सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं कहेगा। कम से कम ये कह सकते थे कि हम इनकी मांगे ठुकराते हैं। लेकिन जिनके घर उजड़ गए, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, जो शव वापिस आ रहे थे उन धरनों से, ये कह सकते थे कि भाई हमें अफसोस है किसी का घर उजड़ा है। इतना तो कहा जा सकता था। नागरिक में भेद ना करना एक राज धर्म का नियम है और हर नागरिक के प्रति दिल में कुछ सहानुभूति और दया का भाव होना, ये भी प्रजातंत्र का एक भाव है। लेकिन इतना भेदभाव देश के किसान के प्रति, और क्या कसूर था उन किसानों का, तो क्या कसूर था हमारे जैसों का। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठ के वहां पर, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था पिछले 10 साल से, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में मैं विपक्ष का हरियाणा का अकेला सांसद, हरियाणा के 15 सांसद है, 15 में से 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। मैं अकेला विपक्ष में एकमात्र सांसद के रूप से इन तानाशाही ताकतों के आगे देश में जब बड़े बड़े या तो झुक गए या सरेंडर कर दिया या बिक गए बड़े बड़ों को बीजेपी ने। लेकिन आपका ये बेटा 10 साल से विपक्ष में, मैं संसद में 2014 में तो नहीं, तो 2014 में तो यहां से भी विपक्ष का सांसद आपने चुन के भेजा था, दुष्यंत चौटाला। लेकिन देश में बहुत लोगों को बीजेपी ने, मगर हम ईमानदारी से वहां खड़े रहे। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा क्या कसूर था जब ये किसान आंदोलन चल रहा था। और आपने देखा होगा टेलीविजन पे कि जब खड़े होकर मैंने केवल ये कहा कि भाई इनकी बात नहीं मानते, तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द तो आप कह सकते हैं। और देश की सारी बीजेपी के सांसद टूट के पड़े, 350-400 सांसद थे उस समय, सारे टूट के पड़े, नारे लगाए। आपके इस बेटे को कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा, किस बात का अकेलापन, किस बात का कसूर मुझे सारी देश के बीजेपी के एमपीओ ने निशाने पे क्यों लिया। मेरा क्या कसूर था? केवल ये कसूर था कि मैं आपका बेटा था और बाकियों की तरह मैंने अपना जमीर बीजेपी के आगे सरेंडर नहीं किया था। मेरा केवल ये कसूर। इतना उस पार्लियामेंट में, उस संसद में मैं भी पिछले 20 साल से 5वीं बार मुझे लोगों ने आप मौका दिया, 5वीं बार मैं संसद में पहुंचा हूं सांसद बनकर। मेरी शायद उम्र में इतना अवसर किसी को ना मिला हो। मगर मैंने सत्ता भी देखी, विपक्ष भी देखा, सरकार भी जीत तब भी रहे, इनके विपक्ष में भी रहे। ऐसा समय मैंने नहीं देखा कि संसद में एक दूसरे को राजनीतिक प्रतिद्वंदी की बजाय आपके इस बेटे को एक दुश्मन के रूप में पूरी देश की बीजेपी के एमपी देखते थे। किसी के साथ चाय पीने का भी, पानी किसी के साथ बैठ के पीने का भी मन नहीं करता था। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आज उस बात को नहीं समझोगे तो देश आने वाले समय में, इस बार तो लड़ाई लड़ दी, मगर इस बार किसी वजह से अगर चूक गए, किसी वजह से कोई धोखा खा गए, तो आने वाले समय में कोई लड़ाई लड़ने वाला भी आपके लिए खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हिम्मत जुटा पाएगा कि नहीं जुटा पाएगा। आज ये लड़ाई किसी भी, ये मेरी बात आप समझना, बहुत देश की राजनीति को करीब से देख के आके आपके बीच में मैं ये बात बता रहा हूं। क्या कसूर था इन बेटियों का, इन बेटियों का क्या कसूर था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 5 बेटियां हमारी ओलंपिक मेडल विजेता बेटियां, विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक तक, कितना घोर अन्याय इन बेटियों के साथ हुआ। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर रगड़ के घेर दिया, क्यों? और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर एफआईआर दर्ज कराई उस बीजेपी के सांसद आरोपी पर। और धन्यवाद करता हूं मैं दिल्ली न्यायपालिका का
दिल्ली न्यायपालिका ने आरोप तय कर दिए और ये दिल्ली के न्यायाधीश ने लिख दिया कि आज सबूत ये दिखाते हैं कि 5 लड़कियों के साथ इस आरोपी ने गलत किया है। अगर गलत किया था तो एफआईआर तक दर्ज नहीं। और ये तो ओलंपिक की विजेता बेटियां थी। देश की राजनीति में उदाहरण बनाया गया कि हम इस तरह से भेदभाव कर सकते हैं। ये कसूर था उनका कि वो आपकी बेटियां थी, ये कसूर था। और दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, हम जाकर अपनी बेटियों को न्याय तक नहीं दिला पाए। ये वो देश जिस देश में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत भी अपनी खुद की इज्जत मानने की संस्कृति है। ये वो देश जब द्रौपदी पे बात आई तो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का रण हुआ। इस देश में आपकी बहन बेटियों को हम जाकर दिल्ली में जाकर उनके लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं करा पाए 6 महीने तक। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इस देश की सरकार ने, और हम जाके बात करते थे तो कहते थे कि भारत सरकार से मना है। जैसे मना था कि सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहने, भारत सरकार से मना है, एफआईआर तक नहीं होगी। आज जो आप फैसला करोगे वो खुलेगा। फैसले का जो आप एक एक वोट का अपना फैसला करोगे वो देश देखेगा कि भाई आपका फैसला जाने अनजाने में अन्याय करने वालों के साथ जाएगा या न्याय की लड़ाई लड़ने के साथ जाएगा। ये आप देश देखेगा। और जाने अनजाने में मैं खोल के बताना चाहता हूँ, जाने अनजाने में बीजेपी तो मुझे पता है कि आप बीजेपी को तो करोगे ही साफ, मगर बीजेपी की बी टीम को भी मत करना माफ। खट्टर साहब का बयान फतेहाबाद में आया कि पिछली बार दुष्यंत चौटाला को छोड़ा था, जो कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार। लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी जमुना पार, जेजेपी ने मगर फिर भी बना दी बीजेपी की सरकार और दुष्यंत बन गया खट्टर का पक्का यार। यही हुआ ना जी, दुष्यंत बन गए खट्टर साहब का पक्का यार। और जनता ने किया हाहाकार, इन्होंने किया खुल के भ्रष्टाचार। यही बनी बात। आप बताओ, तो बयान आया खट्टर साहब का कि पिछली बार तो दुष्यंत चौटाला ने बोला इस बार जनता खिलाफ हो गई है, सत्यवादी खिलाफ होगी, तो इसलिए इस बार वोट काटो उम्मीदवार के रूप में हम अभय सिंह चौटाला आईएनएलडी और निर्दलियों को उतारेंगे। ये तो खुल के आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अभय चौटाला, गोपाल कांडा और बीजेपी मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। वोट मांग रहे सिरसा से मैं आया हूं भी, आज डबवाली फतेहाबाद के बाद आपके बीच में आया हूं। खुल के वोट मांग रहे हैं अभय सिंह चौटाला की भाई एक एक वोट बीजेपी को देना, एक एक वोट गोपाल कांडा। और गोपाल कांडा कह रहे जाते ही हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। खुल के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, खुल के चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता है ये एक एक सीट, अगर आप अन्याय का बदला लेना चाहते हो, मैं यही बताने आया हूं अपने गांव डाबड़ा, जिस गांव के साथ हमारी 3 पीढ़ियों का संबंध है। मैं अपने गांव में यही बताने आया हूं कि कल को मत कहना कि दीपेंद्र बता के नहीं गया था बेटा। मैं यही बताने आया हूं, एक वोट भी अगर बीजेपी या आईएनएलडी को जाएगी, वो एक वोट कोई आईएनएलडी को चलेगी, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी, हमारे खिलाफ जाएगी। एक वोट हमारे खिलाफ जाएगी, आपके खिलाफ जाएगी नहीं जाएगी, आपके खिलाफ जाएगी। वो हर वोट अगर कोई चली गई आईएनएलडी को एक वोट भी, वो आपके खिलाफ जाएगी। देश में जाकर देश में उपचूक हो गई पिछली बार, तो इनके लोगों ने हवा तो निकाल दी थी, लेकिन दोबारा इनकी सरकार बन गई। 2019 में भी लोग नहीं चाहते थे, ना ये किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना बेटियों का अपमान देखना पड़ता, ना बाबा साहब के संविधान को कुचलता हुआ देखना पड़ता। लोगों ने तो 2019 में ही इनको 40 पे रोक दिया था, लेकिन सरकार बन गई इन्हीं निर्दलियों के और दुष्यंत चौटाला के, और ये जो एक एक पार्टी के जो एक एक एमएलओ की पार्टी थी, इनकी देन सी सरकार बन गई। इस बार भी इसी ताक में बैठे हैं। इस बार इन वोट काटुओं के आधार पर बीजेपी अपने समीकरण बना रही है। भाई आप बीजेपी को, इस बीजेपी के धोखे को पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? डाबड़ा गांव में फिर मत कहना मैं यही बताने के लिए आया हूं, आपका बेटा हूं। मैंने बहुत भुगता है, 10 साल से इनके निशाने पे हैं। भाई वो दिखाइए भाई साहिल किधर गया, भाई सत्यवान साहिल किधर गया भाई मोबाइल। 10 साल से इनके निशाने पे, 10 साल से। अभी भी आपने देखा होगा दिल्ली से इनके बड़े बड़े नेता आते हैं,
प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, इनके नायब सिंह जी अपना काम नहीं बता रहे कि 10 साल में कोई काम किया हो हरियाणा में, केवल अपना काम नहीं बताते। मेरा वाला दियो भाई, मेरा वाला है, कोई आए ये भाई, एक मैं चीज सुनवाता हूं। देखो भाई, ये आते हैं अपना काम नहीं बताते, केवल हुड्डा साहब को, मुझको, कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लेते। बड़ी एक मैं चीज सुनवाता हूं। अभी कल रैली थी प्रधानमंत्री जी की गोहाना में, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह जी, अब उन्होंने क्या बोला उस रैली में, आप एक बार सुनना। कल की रैली है ये गोहाना में। हुड्डा साहब साल किया नहीं काम, अब जपे हुड्डा हुड्डा ना। 18 बार 10 साल से झेल रहे भाई, 10 साल से इन तानाशाही ताकत झेल रहे हैं। अगर उसके बाद भी आप इनके धोखे में आके इनकी भाई, ये इनके जो धोखे से खड़े हुए कैंडिडेट हैं, इनके चक्रों में आ गए तो आगे कौन लड़ाई लड़ेगा आपकी? कौन है कौन? लम्हों की गलती और सदियों को पछतावा रहेगा, पीढ़ियां भुगतेंगी। ये मैं आज आपके बीच में कहने आया हूं। भाई ये आप मेरे को बात बताओ, जब ये दिल्ली से आ रहे हैं बड़े बड़े नेता, और ये हमारे, ये तो भाई डाबड़ा गांव तो हमारा घर है कि नहीं है, यूं बताओ भाई। ये आके जो हम पे वार कर रहे हैं भाई, इनके वार तो हम सह लेंगे, मगर पीठ पीछे का वार आप मत होने देना घर में, धोखा मत होने देना, धोखा मत लगने देना। ये जो वोट काटू उम्मीदवार खड़े हैं, कोई वोट काटू उम्मीदवार के चक्कर में मत आना। खास तौर पे आईएनएलडी के कोई उम्मीदवार, जेजेपी के उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार, बीजेपी की तरह, बीजेपी को तो करो साफ, मगर आईएनएलडी, जेजेपी और निर्दलीय को भी मत करना माफ। ये जो वोट काटू उम्मीदवार खड़े हैं भाई, ये बात बताओ मंजूर है भाई? पीछे बार तो नहीं होने दोगे? तब मारे देखो अपने घर में, तब हमारे घर में हमारी कर मना लगन दियो, थारे खातर छाती हम बढ़ा देंगे भाई। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हर वर्ग के लिए हम फैसले लेंगे। अपने सबसे पहली कलम से अपने बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का हम कार्य करेंगे। हमारी माताओं और बहनों को, अपनी माताओं और बहनों को पहली बार 18 और 60 साल के बीच की माता बहनों को हर महीने 2,000 अलग से पेंशन बनवा के हर माता बहन का रसोई घर पेंशन में महंगाई बहुत होगी ना भाई। जो है अब क्या बताऊं भाई, देखो अपना माताओं बहनों की पेंशन पे सबसे पहले तो तू कूदा है भाई, कदे घर जाके लड़ता हो। मैं बताऊं सीधा खाते में जाऊंगी भाई भाभी के, मैं बता रहा हूँ आपको। एक चक्कर में पड़ रहा है भाई, बुढ़ापा तेरा 60 साल की हो जाएगी उम्र तो तेरा बुढ़ापा पेंशन जरूर बनवा देंगे भाई। तो ये है तो भाई अपना, और हमारे एससी समाज और बैकवर्ड समाज, छत्तीस बिरादरी के परिवारों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए जो सारी स्कीम बंद कर दी इन्होंने, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना को दोबारा शुरू कर 100 गज के प्लॉट की स्कीम को दोबारा से शुरू करवाने का हम कार्य करेंगे। और जरूरतमंदों को मकान, क्योंकि सरकार में 10 साल तो मकान भी नहीं पास हुए, एक आधा कहीं हो गया तो हो गया, पूरे आप देखो ज्यादातर गाँव में एक भी मकान नहीं आया। तो भाई जैसे ही अपनी सरकार आएगी, जरूरतमंदों को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दिलवाते हुए इंदिरा आवास योजना में मकान पास कराने का हम कार्य करेंगे। और सारी बीमारी हो जाए तो बड़ी दुख तकलीफ होती है, घर पे दुख का पहाड़ टूट जाता है। मैंने जैसे कहा था कि हम उद्योगपति घरानों के लिए नहीं, गरीब के लिए, कांग्रेस पार्टी के किसान के लिए सरकार होगी। हर बीमारी, किसी को बड़े इलाज की जरूरत हो तो राजस्थान में जैसे अशोक गहलोत जी की सरकार के समय जो चिरंजीव योजना थी, उस चिरंजीव योजना के माध्यम से 25 लाख तक की आर्थिक मदद सरकार से कराकर कोई इलाज में हो, गरीब आदमी को इलाज में, ये गरीब आदमी को इलाज के अंदर ये मदद हो। और इसके साथ साथ किसान को एमएसपी गारंटी
कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और भाई किसान को MSP गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, नौजवानों को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर और समयबद्ध रूप से, ताकि हरियाणा के नौजवानों को अवसर मिले, अपने प्रदेश में ही अच्छा रोजगार करने का अवसर मिले। तो भाई सारे काम करेंगे, लेकिन पहला काम आपको करना है बरवाड़ा हरके को नंबर 1 बनाने के लिए। भाई वो तो डबल इंजन फेल हो गया, वो इंजन हो गया फेल। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? भाई जो है भाई इस डबल इंजन को जिता देना भाई जल्दी का। एक एक वोट तो हमारे भाई रामनिवास घोड़ेला जी को जाएगी। वो एक देखो भाई, वो तो चलो कल की बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भाई, अगर दीपेंद्र बन गया तो घोड़ेला साहब भी बन गए भाई। और एक एक वोट तो इनको जाएगी, वही एक एक वोट का सरकार लाएगी, और भाई वही एक एक वोट आपके भाई दीपेंद्र को आपका आशीर्वाद माना जाएगा भाई। एक एक बताओ भाई, डाबरा गांव भाई फैसला करो भाई। बीजेपी और बीजेपी की बी टीम का साथ तो नहीं देगा भाई डाबरा गांव। हम पे अन्याय करने वाली बीजेपी और बीजेपी का साथ देने वाली INLD का साथ तो नहीं देगा भाई डाबरा गांव। बताओ भाई, इतिहास के पन्नों में डाबरा गांव का इस इलेक्शन का जब नाम लिखा जाए तो ये बात आए कि डाबरा गांव ने एक कलम से बीजेपी और बीजेपी के साथ देने वाली INLD को डाबरा गांव में पूर्ण सीधा साथ देने का काम किया। तो बताओ भाई, तो भाई ये एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई, ये सारा ये जो प्रस्ताव पारित है भाई, अगर कहीं कोई कमी कसर हो तो फिर से मिलवा दियो भाई। आज आपके बीच में मैं स्पेशल आया हूँ कि नहीं आया हूँ? देखो एक बात बताओ, आप भी देख रहे हो, 6 महीने से मैंने अपना घर तो नहीं देखा। मैं देखो ईसा सुनना तो नहीं हूँ, घर में भी बालक होंगे, बच्चे होंगे, और अपना भाई जो है मैंने अपना लड़का भी देखा भाई 6 महीनों, और ये बड़ी प्यारी उम्र का है। तो देखो अब 6-7 साल का हो गया कि 7 साल का हो गया, तो भाई बड़ी अच्छी उम्र का। लेकिन केवल मुझे पता है कि मैं जब देश की राजनीति मैंने देखी और आपके साथ इतना अन्याय होते हुआ देखा, मेरी जी और आत्मा नहीं मानती कि भाई मैं घरा पे बढ़ जाऊं कि भाई अगर ये अगर मौका चूके तो फिर आगे मौका नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। चूकना मत, इस बात को समझना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार माइक साथ था यार, आवाज नहीं आवाज। एक बार इनको माइक देना, सुरेंद्र फौजी तई माइक पकड़ाइयो भाई, कोई साहब फौजी साहब आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक पे बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, ये मान के भाई। और भाई ये जो घोड़ेला साहब, ये जो डाबरा की जो हल्के की सबसे बड़ी जीत होगी ना जी, ये मेरे खाते में मानना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लड्डू खा लो, किसी को मिलना तो दे दिया भाई। बबलू पंडित जी जो सेंटर बने हैं उसका पंच गिर गया, किसी को मिला तो दे देना। एक कुर्सी का निकलने से जरूर कर दो थोड़ी देर को। मेरा कपिला तो आप लोग देख सकते हैं डाबरा गांव में पहुंचे थे, लाइव तस्वीरें डाबरा गांव से। तो यहाँ पर लड्डुओं से तोला गया था दीपेंद्र हुड्डा को, और अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग थे तो जा रहे हैं। 2 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट एक बार सबसे आगे लड्डू खाओ, 2 मिनट उनकी भी हाजिरी लग जाएगी। हमने इतना ऊपर ही करते हैं।
एक बार फिर कुछ बताने के लिए आए हैं सभी के लिए बहुत दीपेंद्र हुड्डा, जरूरी सूचना देने के लिए आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमारे सांसद जी अगले 5-7 मिनट में आ रहे हैं। वो 7 रोड मुझसे एक बार तुम्हारा घर चले माननीय सांसद जयप्रकाश जी आ रहे हैं, वो कला और आप सब लोग बोले 5 मिनट 5 मिनट इसमें निकलवाओ भाई 5 मिनट में जयप्रकाश जी आ रहे हैं, तो सभी राज्यों को लेके अपने अपने सीटों पे लाडू खा के बैठने वाला पे तो लाडू खा के घर चला जाए, नहीं माना जाए कि बेटा तो लाडू खाने आने आ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें दावड़ा गांव से। SBI बैंक के पास की तस्वीरें हैं ये, दावड़ा गांव मैन बस स्टैंड के पास, आप लोग देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। तो आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें दावड़ा गांव से। आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, दीपेंद्र हुड्डा सामने बिल्कुल एकदम बस की छत के ऊपर खड़े हैं और साथ में खड़े हैं राम निवास घोडेला जो बरवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी है, जो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें दावड़ा गांव से। तो सब दो बात बोल दिया ना बोलो अपना बोल दिया भाई, वीडियो बनाओ मनोज। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम प्रवीण है भाई साहब। बाबड़ा। क्या माहौल चल रहा है भाई साहब? बहुत अच्छा चल रहा है कांग्रेस का, हमारे बरवाड़ा हल्के से रामनिवास घोडेला है और एक तरफा जीत है। अच्छा भाई साहब, तो दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे। हाँ बहुत अच्छा दीपेंद्र हुड्डा आए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बरवाड़ा हल्के की सबसे बड़ी जीत होगी रामनिवास घोडेले की होगी। गांव में क्या माहौल? बहुत अच्छा माहौल है। तो मतलब किसका कांग्रेस पार्टी का ही ज्यादा जोर है डाबड़ा गाँव में। प्रतिद्वंदी कौन सी पार्टी देख रहे हैं? कोई प्रतिद्वंदी पार्टी नहीं है। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना कि एक कांग्रेस पार्टी का बहुत ही ज्यादा जोर है इस गांव में, आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। और किसी दूसरे और बंदे से बात करते हैं। अंकल जी राम राम। राम राम जी राम राम। क्या नाम अंकल जी? बाल सिंह शर्मा। कौन सा गाँव है? मीरका। क्या माहौल लग रहा है गाँव में? एक नंबर का। कौन सी पार्टी मतलब? कांग्रेस एक नंबर में है। फुल बहुमत। तो कैसे? एक नंबर का प्रोग्राम है यहाँ, बढ़िया इनने प्रोग्राम रखा है, बढ़िया बातें कही है। मतलब गांव में जटुओं के साथ तोला गया, बहुत ही बढ़िया माहौल है गांव का, सारा गांव बढ़िया एक साथ है। तो आपका अच्छा प्रोग्राम कैसा माहौल चल रहा है? एक नंबर का। आज मैंने प्रोग्राम कराया है भाई साहब का। हाँ घोडेला साहब का आज प्रोग्राम कराया एक नंबर का, और सारी मीर का साथ है, 36 बिरादरी। ठीक है, हाँ जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना कि कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा जोर है, आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो दावड़ा गांव से है। बढ़िया है। आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें दावड़ा गांव से। आप लोग देख सकते हैं कि
नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई साहब। क्या माहौल लग रहा है? माहौल देख लो भाई, किस पार्टी का माहौल लग रहा कांग्रेस का है भाई, तरफा है। है? दीपेंद्र हुड्डा जी आज गांव में आए तो कैसा लगा? वो बहुत बढ़िया लगा भाई। तो गांव हाँ। में मतलब कांग्रेस पार्टी की जीत एक तरफा एक तरफा है जी। कितने वोटों से मांगे? 1500 से ज्यादा ही भाई, एक तरफा ही है भाई। 3000 वोट पोलिंग होंगे तो 2500 वोट घोड़ेले साहब की है। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? दिलबाग कौन सा गाँव? दाबड़ा। क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया जी। आज दीपेंद्र हुड्डा जी और रामनिवास घोड़ेला जी आए गांव में तो मतलब क्या कुछ कहेगा? एक तरफा ही होगा जी, एक ही कौन बची विपक्ष की वोट। हाँ, सारी कांग्रेस की होगी। कितनी की पार्टी है, मतलब कितनी के जीत मान रहे हो आप? 2500 प्लस। हाँ जी। और क्या कहना चाहते हो माहौल के बारे में? मोल बहुत बढ़िया है, मोल तो आपने दिखा ही है जी। आप बताओ नहीं, हमको दिखता है। दाबड़ा गांव की बरवाड़ा हल्के में सबसे जनता सुनना चाहती है क्या माहौल है इलाके? दाबड़ा गांव की बरवाड़ा हल्के में सबसे बड़ी जीत होगी, ये आज हम आपको कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना कि दाबड़ा गांव में कांग्रेस पार्टी का ज्यादा मोल है। एमपी साहब ने सिर्फ बहुत मुबारक हो। जो जेपी आने वाले हैं जयप्रकाश थोड़ी ही देर में, तो उनका वेट किया जा रहा है। अभी आप लोगों को सीधा बता देते हैं, यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाते हुए। बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। क्या नाम है जी? भाई साहब बोलना नहीं चाहते तो हम और आपको लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। तब तक के लिए हम लेते हैं इजाजत, और कुछ ही देर में जेपी आएंगे तो फिर लाइव आएंगे, वरना फिर रात हो गई तो फिर लाइट की व्यवस्था मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं है। तो एक बार हम लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।